हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आईएएस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में, और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट जुड़े हुए पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, उनको देखेंगे, क्योंकि क्या है, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भारत के नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक होते हैं, ये भारतीय संविधान के तहत क्या है, एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? CAG, कैग जिसे बोलते हैं। तो यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक होता है। कौन होता है? तो ये CAG होते हैं। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, जैसे कि सार्वजनिक धन खर्च करने की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है, और ये जानकारी कौन देता है? ये CAG के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को शक्ति दी थी। महालेखा परीक्षक के पद को शक्तियाँ किसके माध्यम से मिली थी? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दी गई थी। इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया था कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी और इनकी जो सेवाएं होंगी वो किस प्रकार की होंगी। और भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है कि इनके कर्तव्य क्या क्या होंगे महालेखा परीक्षक के। ये किस में दिया गया था? ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। वर्ष 1936 के लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व और लेखा परीक्षकों के कार्यों का प्रावधान किया गया। ये किस में किया गया था? ये 1936 में किया गया था। यह व्यवस्था 1947 तक अपरिवर्तित रही, यानी कि ऐसे ही सब चलता रहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जैसे प्रावधान किया गया उन्हीं के अनुसार। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 148 में है। और इनकी नियुक्ति किनके माध्यम से होती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। 1958 में CAG के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया। वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 लागू किया गया। इसे संबंधित अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो 1971 में लागू किया गया था, ये आपको याद रखना होगा। अधिनियम ने CAG को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी। ये जिम्मेदारियाँ किनके माध्यम से मिली थी? ये अधिनियम 1971 के माध्यम से दी गई। इसमें क्या था? केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी CAG को प्रदान करी गई थी। 1976 में CAG को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। इन्हें कब लेखांकन के कार्यों से मुक्त किया गया? तो 1976 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 100, अब इसे देखेंगे कि जो संबंधित अनुच्छेद है, कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है और इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो 148 अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया है? CAG की नियुक्ति की बात करी गई है। शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। इसमें क्या क्या बताया गया है? अनुच्छेद 148 में इसमें CAG की नियुक्ति कैसे होगी और इनकी शपथ का प्रावधान और सेवा की शर्तों से संबंधित है कि इसकी सेवा की क्या क्या शर्तें होंगी। और जो अनुच्छेद 149 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? ये महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 क्या कहता है? ये कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार CAG की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 क्या कहता है? ये कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो CAG अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं?
तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं और फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। यानी कि जो राज्यों के लेखाओं के संबंध में जो महालेखा परीक्षक होता है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ये राज्यपाल को देता है। और जो संघ से संबंधित होते हैं वो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अनुच्छेद 279 क्या कहता है, शुद्ध आय की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। यानी कि किसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, तो CAG का माना जाता है। तीसरी अनुसूची क्या कहती है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें शपथ का प्रावधान है, तो इसमें CAG की शपथ का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 में भारत के CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। और जो छठी अनुसूची है, इसमें क्या किया गया है, इस अनुसूची के अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति की अनुमति के साथ CAG द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। ये किसमें कहा गया है, ये छठी अनुसूची में कहा गया है। इन निकायों के खातों का लेखा जोखा इस तरह से रखना होगा जिस प्रकार CAG उचित समझता है, और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। CAG की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में क्या किया गया, कोई प्रावधान नहीं किया गया है। CAG राष्ट्रपति के वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, SSC वगैरह एग्जाम में क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। CAG को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। यानी कि CAG को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसी प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जा सकता है, CAG को हटाया जा सकता है। एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने या फिर इस्तीफा देने के बाद वो क्या कर सकता है, या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता है। यदि वो क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है अपने पद से, या फिर वो इस्तीफा दे सकता है, तो उसके बाद वो क्या हो सकता है, किसी भी राज्य के अंतर्गत किसी भी सेवाओं का पदभार नहीं ग्रहण कर सकता है। CAG भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या है, एक कड़ी है। अन्य कड़ियों में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग भी क्या है, इसमें शामिल है। कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यानी कि अगर CAG नहीं है तो कोई भी मंत्री क्या कर सकता है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न नहीं की जा सकती। यानी कि जो सेवा शर्तें उसके नियुक्ति के समय थी वही क्या होंगी, जब उसने पद संभाल लिया उसके बाद भी वही होंगी, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही क्या की जाती हैं, निर्धारित की जाती हैं। CAG के कार्यकाल का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। यानी कि जो इनको पेंशन दी जाती है वो किससे दी जाती है, तो ये भारत के संचित निधि से दी जाती है। किसको पेंशन दी जाती है, CAG को जो दी जाती है। CAG के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं, ये इनको देखेंगे। तो CAG भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है कि संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकारों के खर्चों का परीक्षण करता है। यानी कि CAG जांच करता है कि जो संचित निधि से धन जा रहा है वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है, इन सभी का लेखा जोखा कौन करता है, CAG करता है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते में होने वाले सभी खर्चों का क्या करता है, ये परीक्षण करता है। कौन करता है, CAG करता है। जो भारत की आकस्मिक निधि से क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उन सभी का लेखा जोखा कौन करता है, ये CAG करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी
ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों को ऑडिट करता है। ये ऑडिट करने की शक्तियाँ किसके पास हैं? ये सभी सीएजी के पास हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित जितने भी विभाग हैं उनके क्या करना है? उनके खातों की जांच करना है, ऑडिट करना। सब संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाली सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय व्यय का क्या करता है? वो परीक्षण करता है। ये सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? सीएजी के पास होती हैं। सीएजी क्या कर सकता है? उनकी जांच कर सकता है, लेखा जोखा कर सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशासित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों को ऑडिट करता है, जैसे कि कोई स्थानीय निकाय। यानी कि अगर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल क्या करते हैं, उसको ऑडिट करने के लिए कहते हैं, तो वो क्या कर सकता है? अन्य खातों को भी ऑडिट करता है। केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में ये क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन देता है? तो ये राष्ट्रपति को सलाह सीएजी देते हैं। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट ये किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। किसी राज्य के खाते से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। यानी अगर वो केंद्र के खातों से संबंधित होगा तो वो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। और यदि किसी राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट है तो सीएजी ये किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये राज्यपाल को देते हैं। और फिर राज्यपाल क्या करते हैं? इसको विधानसभाओं में प्रस्तुत करते हैं। संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कौन कार्य करता है? यही करते हैं, सीएजी करते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति का गठन किसके अनुसार किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार किया गया था। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो ये लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। विनियोग खाते, वित्तीय खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को सीएजी करते हैं, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। और सीएजी सबसे जरूरी मामला एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है। और सीएजी कभी कभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है। सीएजी यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही की गई या नहीं। यदि नहीं तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेज देता है, और जो क्या करते हैं? मामले पर आवश्यक कार्यवाही करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।